विजय की नियुक्ति सब इंस्पेक्टर के रूप में शिवपुर गांव में हुई थी। नियुक्ति पत्र मिलते ही विजय इस शिवपुर के लिए रवाना हो गया था। शिवपुर गांव और शहर के बीच की दूरी लगभग 30 किलोमीटर थी। इसीलिए रेलवे स्टेशन पर ही उसे पुलिस चौकी में पहले से ही नियुक्त 2 कांस्टेबल विनय और श्याम पुलिस की गाड़ी के साथ मिल गए थे। दोनों विजय को लेने आए थे। विजय को देखते ही उन लोगों ने विजय से जय हिंद कर कर उनका सम्मान किया और विजय को गाड़ी में बैठाकर शिवपुर गांव की उस पुलिस चौकी में ले गए। रास्ते में वे दोनों विजय को शिवपुर गांव के बारे में बता रहे थे। शिवपुर गांव पहाड़ियों और जंगलों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। एक छोटा सा गांव था। उसकी जनसंख्या भी ज्यादा नहीं थी। सब लोग आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। शिवपुर गांव से 1 किलोमीटर दूर शहर जाने वाले चौराहे पर पुलिस चौकी स्थित थी। उसी चौकी में विजय की नियुक्ति हुई थी। वैसे तो शिवपुर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन शहर और गांव के बीच काफी जंगली इलाका पड़ता था, जिससे हर बार लूटपाट, हत्या आदि का अंदेशा बना रहता था। इसीलिए सरकार ने शिवपुर गांव से 1 किलोमीटर दूर स्थित चौराहे पर पुलिस चौकी बना दी। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद वे लोग पुलिस चौकी पहुंच गए। दोनों कांस्टेबलों ने विजय का सम्मान उतारा और पुलिस चौकी के पीछे की तरफ स्थित पुलिस क्वार्टर में उनका सामान रख दिया। विजय ने भी पुलिस चौकी में आते ही सबसे पहले स्नान किया और फिर अपनी ड्यूटी के कपड़े पहने और अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया ही था। तब तक विनय और श्याम विजय के लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आ गए। विजय ने चाय नाश्ता किया और उनसे कुछ सरकारी कागजात, आसपास घट रही घटनाओं के बारे में जानकारी लेने लगा। थाने में विजय सहित 4 लोगों का स्टाफ था। विजय, 2 कांस्टेबल श्याम और विनय और एक हेड कांस्टेबल राम बाबू थे। जहां विनय और श्याम विजय के हम उम्र थे, वहीं राम बाबू की उम्र लगभग 45 साल के आसपास थी। राम बाबू का गांव शिवपुर गांव के बगल के गांव में ही था, इसलिए वह रोज अपने गांव से ही आता था, जबकि विनय और श्याम वहीं सरकारी क्वार्टर में रहते थे। विजय जयपुर का रहने वाला था और उसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन निधि और भाई आकाश था। विजय के पापा एक टीचर थे और उनका सपना था कि विजय भी एक टीचर ही बने, क्योंकि उनका मानना था कि टीचर एक ऐसी नौकरी है जिसमें ईमानदारी से रहते हुए काम किया जा सकता है और हर टीचर के हाथ में हर बच्चे का भविष्य होता है। इसलिए विजय के पापा सुरेश अपने पेशे से बहुत प्यार करते थे। वहीं विजय की मां नर्मदा एक कुशल गृहिणी थी और विजय की छोटी बहन निधि अभी अपनी बीए की पढ़ाई कर रही थी और छोटा भाई आकाश अभी 12वीं क्लास में ही पढ़ रहा था। विजय का शुरू से ही पुलिस में जाने का सपना था, इसलिए वह हमेशा से ही इस सपने को साकार करने में लगा हुआ था और आखिर में उसका सपना साकार हुआ और उसकी नियुक्ति शिवपुर गांव में सब इंस्पेक्टर के रूप में हो गई। श्याम को राम बाबू तो अपने गांव वापस चला गया। वहीं विनय, श्याम और दोनों ने खाना बनाया। फिर तीनों ने खाना खाया, कुछ बातें की और फिर विनय, विजय दोनों ही रात के लगभग 10 बजे सो गए, क्योंकि श्याम की पुलिस चौकी रात की ड्यूटी थी, इसलिए वह पुलिस चौकी में ही सो गया। सफर में थकान की वजह से विजय भी काफी थक चुका था, इसलिए उसे भी 10 बजे ही गहरी नींद सो गया। दूसरे दिन जल्दी ही लगभग वह 5 बजे उठकर विजय बाहर घूमने के लिए निकल गए। उसके बचपन से ही शुरू से ही आदत थी कि वह जल्दी ही नींद से उठकर या तो कहीं दौड़ लगा कर आता या फिर बाहर टहलने निकल जाया करता था, जिससे वह सारे दिन अपने आप को तरोताजा महसूस कर सके। विजय थाने के सामने ही कुछ दूरी पर नजर आने वाली पहाड़ी की तरफ निकल गए। पहाड़ी तक पहुंचते पहुंचते लगभग उजाला हो चुका था। सूर्य महाराज अपनी आभा भी चारों तरफ बिखेर चुके थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम काफी सुहावना था। वहां की खूबसूरती को देखकर विजय बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी स्वर्ग में आ गया हो। पहाड़ी से गिरते झरने की कल कल आवाज उस शांत माहौल में एक मीठी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। एक तरफ जंगल था तो दूसरी तरफ एक घास का मैदान। पहाड़ी पर भी काफी हरियाली छाई हुई थी। वहीं से एक झरना गिरकर बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्वर्ग ही हो।
विजय तो जैसे वहां की खूबसूरती में खो गया था। वह वहां टहलते हुए वहां की खूबसूरती और ठंडी हवा का आनंद ले ही रहा था। तभी विजय की नजर झरने के पास खड़ी एक लड़की पर गई, जो शायद सुबह जल्दी आकर स्नान कर अपने कपड़े बदलकर अपने गीले बालों को किसी कपड़े की मदद से उनका पानी साफ कर रही थी। उस लड़के ने अपने बालों से अपना चेहरा ढका हुआ था, क्योंकि वह अपने बालों को आगे की तरफ करके कपड़े से अपने बाल साफ कर रही थी। तभी अचानक वह लड़की खड़ी हुई और उसने झटके के साथ अपने बाल पीछे की तरफ किए। जैसे ही विजय ने उस लड़की का चेहरा देखा तो वह देखता रह गया। ऐसा लगा जैसे इस स्वर्ग में कोई अप्सरा आ गई हो। विजय तो जैसे उसकी खूबसूरती में खो गया था। वह वहीं झरने के पास से एक पेड़ की ओट में उसे देखता रहा, लेकिन उस लड़की की विजय पर कोई नजर नहीं गई। उसे विजय के बारे में कुछ भी पता नहीं था। विजय बेसुध होकर उसे देख रहा था। उस लड़की ने कुछ देर में अपने बाल अच्छी तरह साफ किए और फिर उसने अपने धुले हुए कपड़ों को एक हाथ में उठाया और दूसरे हाथ से पानी से भरा घड़ा उठाया और जंगल की तरफ चल दी। विजय का मन एक बार किया कि उस लड़की का पीछा करे, देखिए कि वह कहाँ रहती है। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर गांव के किसी व्यक्ति ने देख लिया तो वह उसके बारे में क्या सोचेगा। यही सोचकर विजय ने उसका पीछा नहीं किया और उसे जाते हुए देखता रहा। जब तक वह लड़की उसकी आंखों से ओझल ना हो गई, तब तक वह उसे देखता रहा। विजय यह देखकर हैरान विजय यह देखकर थोड़ा हैरान था कि वह लड़की जिस दिशा में गई थी, उस तरफ पहाड़ी और जंगल के सिवा कुछ नहीं था, जबकि शिवपुर गांव तो दूसरी तरफ था। उसे यह भी हैरानी हो रही थी कि अगर वह लड़की गांव में रहती है, तो वह गांव से झरने पर नहाने आती है क्या? अगर गांव में नहीं रहती, तो क्या वह लड़की जंगल में रहती है? फिर उसने सोचा हो सकता है वह लड़की दूसरे गांव की हो और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वह उस लड़की के बारे में सोचते सोचते वापस थाने आ गया और आकर स्नान करने लग गया। जब वह नहा धोकर बाहर निकला तो विनय ने कहा, साहब आपका चाय नाश्ता तैयार है। चाय पीने और नाश्ता करने के बाद विजय तैयार होकर अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। उसका मन किसी भी काम में नहीं था। उसे बार बार उस लड़की के चेहरे पर उसके बालों से गिरती बूंदें और उसका चांद जैसा मुखड़ा नजर आ रहा था। वह पूरी तरह उसके बारे में सोचने में तल्लीन था। तभी अचानक श्याम ने आकर कहा कि क्या हुआ साहब, आप किसी की गहरी सोच में डूबे हुए हो। यह सुनकर विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब श्याम ने कुछ फाइल देते हुए कहा, साहब, यहाँ के आसपास के इलाकों के केसों की कुछ फाइल है, आप जरा इन्हें देख लीजिएगा। यह सुनकर विजय ने कहा, लाओ। तब श्याम फाइल देते हुए बोला, साहब, यह पुलिस चौकी तो दिखावे के लिए यहाँ नाम मात्र की है, क्योंकि आज के जमाने में भी इसे शिवपुर गांव और यहाँ के आसपास के गांव में अगर कोई घटना घटित होती है, तो वे लोग किसी पुलिस थाने में जाने की बजाय अपनी जातियों पंचायतों में अपनी समस्याओं को सुलझा लेते हैं। और यहाँ पंचायतों का काफी दबदबा है, जिसके डर की वजह से कोई भी चाहकर भी अपनी शिकायतें पुलिस चौकी में नहीं लेकर आता है। हमने काफी बार लोगों को समझाया तो लोग बड़ी मुश्किल से ऐसी शिकायतें लेकर आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। जैसे किसी की बकरी खो गई तो किसी की गाय भैंस नहीं मिल रही। यह सुनकर विजय ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी गांव के लोगों को पुलिस के बारे में विश्वास दिलाने में कुछ तो वक्त लगेगा। तुम परेशान मत हो, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यह सुनकर श्याम भी मुस्कुरा दिया। तभी राम बाबू भी अपने गांव से थाने आ गया। उसने आकर विजय से जय हिंद कहा। तब विजय बोला कि आइए राम बाबू जी। तभी अचानक वहां पर किसी गाड़ी रुकने की आवाज आई। बाहर किसी की गाड़ी रुकते ही विनय भागते हुए अंदर आया और बोला, साहब, इस गांव के सरपंच ही आए हैं। यह सुनकर विजय कुछ कहता तभी अचानक एक भारी भरकम शरीर का बोना सा काला सा उम्र दराज, जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास थी, उसके मुंह पर चेचक के दाग थे, अंदर आया। उसके पीछे पीछे ही एक दुबला पतला सा उम्रदराज व्यक्ति अंदर आया। उस भारी भरकम आदमी ने हाथ जोड़कर विनय से प्रणाम किया। उस भारी भरकम आदमी ने हाथ जोड़कर विजय से प्रणाम किया। तब विजय ने हाथ के इशारे से उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। कुर्सी पर बैठने के बाद वह व्यक्ति बोला, आ, आ, आप हो या यहाँ के नए साहब? मैं मेरा मैं
मैं यहाँ यहाँ का सरपंच हूँ। मैं मेरा नाम। वह बाहरी भरकम वाला शरीर वाला व्यक्ति तोतला था। वह अपनी बात पूरी कर पाता तभी उसके साथ आया दुबला पतला व्यक्ति बीच में ही बोल पड़ा। यह शिवपुर गांव के सरपंच मधुर स्वर है। मधुर स्वर यानी कि मीठे बोल। उस व्यक्ति ने कहा। यह सुनकर श्याम अपनी हंसी जबरदस्ती रोकते हुए बोला, हाँ मीठे स्वर तो बोल रहे हैं, हम सुन तो रहे हैं ना। यह सुनकर विजय ने गुस्से में श्याम की तरफ देखा तो श्याम सहम गया और माफ करना साहब बोलकर एक तरफ खड़ा हो गया। तब विजय ने कहा, तो सरपंच साहब बोलिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। यह सुनकर वह सरपंच फिर तोतलाते हुए बोला, मैं इस गांव का मुखिया यानी सरपंच हूँ और अब भी यहाँ मेरा राज चलता है। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आ, आप अपने काम से काम रखें। वह आगे कुछ बोलता उससे पहले उसके साथ आया व्यक्ति बोल पड़ा, सरपंच साहब का कहना है मतलब कि आप अपने काम से काम रखिए। यहाँ के मुखिया सरपंच साहब है और बेहतर यही होगा कि आप गांव से किसी भी मामले में अपनी दखलंदाजी ना दें। और बेहतर इसी में होगा कि आप गांव के किसी भी मामले में अपनी दखलंदाजी ना दें। यह सुनकर विजय ने सरपंच की तरफ देखा तो सरपंच गुस्से में उसकी तरफ से घूरते हुए देख रहे थे। यह देखकर विजय को भी गुस्सा आ गया और वह बोला, सरपंच साहब आपने बड़ी मेहरबानी की जो आप यहाँ तक आए, लेकिन माफ करना हम आपकी बातों से सहमत नहीं हैं। और हाँ, हमें हमारा काम अच्छी तरह करना आता है और हमें हमारा काम करने दीजिए। बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से जा सकते हैं। विजय ने गुस्से में हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा किया। ये देखते ही मधुर स्वर उठ खड़ा हुआ और बोला, दरोगा साहब आगे अगर कुछ भी आपने किया तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा। यह सुनकर साथ में व्यक्ति बोला, सरपंच साहब कह रहे हैं कि अगर अपने गांव के किसी भी मामले में दखल देने की कोशिश की तो भगवान जाने कि आपका क्या होगा। यह सुनकर विजय को फिर गुस्सा आ गया। उसे गुस्से में देखकर सरपंच और उसके साथ आया उसका मुनीम उसके साथ थाने से बाहर चला गया। वे लोग वापस अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चले गए। फिर विजय ने गुस्से से अपने सिर को दूसरी तरफ झटका और अपना मन काम में लगाने लगा। वह आसपास गांव की केसों की फाइल पढ़ने में व्यस्त हो गया। शाम को विजय इस उम्मीद में कि शायद वह लड़की उसे फिर से दिख जाए उसकी झलक के लिए विजय 5 बजे के बाद फिर से उस पहाड़ की तरफ चला गया और वहां घूमते हुए उस लड़की को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर जंगल के पास गई तो देखा कि वह लड़की कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। उसे देखकर विजय के चेहरे पर अचानक ही मुस्कान आ गई और वह वहां से कुछ दूरी पर ही एक पत्थर पर बैठकर उसे निहार रहा था। लेकिन उस लड़की की नजर विजय पर नहीं थी। उसने कुछ और लकड़ियां इकट्ठी की और लकड़ी का छोटा सा गट्ठर अपने सिर पर रखकर जंगल से निकलकर पहाड़ी के किनारे किनारे जाते हुए मैदान की तरफ चले गए और फिर भगवान जाने कहाँ लुप्त हो गई। विजय जब तक उसे देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर विजय वापस अपने कमरे में आ गया। शाम को खाना खाने के बाद विजय सोने के लिए अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह बस उस लड़की के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। फिर वह अपने उस लड़की के सपने संजोते सो गया, इस उम्मीद से कि जल्दी ही सुबह हो जाए और फिर उस धरती की अप्सरा का दीदार कर सके। विजय सुबह के वक्त कभी भी झरने की तरफ ना जाकर उस रास्ते के पास बैठ जाता जहां वह लड़की वापस लौटते हुए उस रास्ते से अपने घर जाती थी, क्योंकि विजय झरने की तरफ इसलिए नहीं जाता कि हो सकता है कि वह लड़की स्नान कर रही हो और इस तरह किसी लड़की को स्नान करते देखना विजय के संस्कारों के विपरीत था। विजय को जब तक उसे वह नहीं दिखाई देती थी उसका चैन नहीं मिलता था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। इन दिनों में विजय को यह भी पता चल गया कि शिवपुर गांव में पुराने जमाने की तरह आज भी लोग पंच पंचायतों पर ज्यादा विश्वास रखते हैं और लोगों को कानून पर बहुत कम विश्वास है। और गांव में
गांव के सरपंच मधुर स्वर का दबदबा है, कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। विजय मानता था कि पंच पंचायत भी सही फैसला करती है, लेकिन वह यह भी जानता था कि पंचायतों में अधिकतर ताकतवर आदमी की जीत होती है। अधिकतर पंचायतें अपनी जाति के व्यक्ति के पक्ष में फैसला करती है। विजय मानता था कि पंच और पंचायत भी सही फैसला करती है, लेकिन यह भी जानता था, वह चाहता था कि शिवपुर गांव के लोग कानून को समझे और अपनी हर समस्या कानून को बताए, जिससे वे लोगों की समस्या को आसानी से निदान कर सके। विजय ने अपनी पुलिस कर्मियों के साथ गांव के लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मधुर स्वर से डरते थे, इसलिए वे लोग ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए। मधुर स्वर यह सब कुछ देखकर गुस्से में तिल मिला उठा कि कोई उसके एक पक्षीय शासन को चुनौती दे रहा है, क्योंकि आज तक जितने भी पुलिस चौकी में जितने भी पुलिसकर्मी आए थे, उन सबको मधुर स्वर ने कुछ लालच देकर अपने हाथों की कुटपुतली बना लिया था, जिससे वे लोग मधुर स्वर के कानूनी और गैर कानूनी किसी भी काम में दखल नहीं देते थे। लेकिन विजय उन सबसे अलग था। उसे ना रिश्वत का लालच था और ना ही किसी धमकी का डर। वह अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना जानता था। एक दिन किसी काम से विजय को शहर जाना पड़ा। वापस पुलिस की जीप से आते वक्त उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह उस लड़की को देखकर हैरान कि वह लड़की कोई और नहीं, वही थी स्वर्ग की अप्सरा, जिसे रोज देखने के बहाने सुबह शाम विजय पहाड़ी पर जाता था। उसे उस वक्त खड़ी देखकर विजय को हैरानी हुई और वह सोचने लगा कि शाम होने वाली है और यह लड़की शायद किसी काम से आई होगी और इसे कोई साधन नहीं मिला होगा। यह सोचकर विजय उसके पास जाकर अपनी गाड़ी रोक दी और उससे बोला कि आप यहाँ। विजय को देखकर और उसकी बात सुनकर वह लड़की कुछ समझ में नहीं आया और वह हैरानी से विजय की तरफ देखने लगी। तब विजय ने आगे कहा, आप वही है ना जो रोज शिवपुर गांव में झरने पर आती है और शाम को जंगल के पास लकड़ियां बीनने। यह सुनकर वह लड़की हैरानी से विजय की तरफ देखने लगती है। तब विजय कहता है, मैं जानता हूँ कि आप यही सोच रही होगी कि मैं आपके बारे में ये सब कुछ कैसे जानता हूँ, लेकिन मैं शिवपुर गांव की पुलिस चौकी का नया सब इंस्पेक्टर विजय सिंह है। मैं रोज सुबह शाम पहाड़ी पर सैर करने जाता हूँ, इसलिए मैंने आपको जंगल और झरने के आसपास देखा था, इसलिए कह रहा हूँ। वैसे आप शायद किसी साधन के इंतजार कर रही है, लेकिन आपको पता है ना कि इस समय कुछ जातिवाद की हड़ताली छिड़ी हुई है। लेकिन आपको पता है ना, इस समय कुछ जातिवाद की हड़ताली छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से शाम को 5 बजे के बाद शहर से बाहर बहुत कम साधन जाते हैं। आप शिवपुर ही जा रही हो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। चलो आपको मैं छोड़ देता हूँ। यह सुनकर वह लड़की धीरे से कहती है, नहीं आप जाइए, मैं अपने हिसाब से आ जाऊंगी। यह सुनकर विजय बोला, अरे कहाँ से आओगे, अंधेरा होने को है और कोई साधन भी आपको नहीं मिलेगा। आप मुझ पर विश्वास कर सकती है, मेरे साथ चलो, मैं आपको शिवपुर गांव में छोड़ दूंगा। मैं वहीं जा रहा हूँ और रात होने वाली है, इसलिए रात में इस समय आपका यहाँ अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है। यह सुनकर वह लड़की मना नहीं कर पाती और विजय के बगल में बैठ जाती है। आज विजय उसे अपनी बगल में बैठे देखकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो, जिसका वह रोज सुबह शाम बेसब्री से झलक देखने के लिए तरसता था। उसके बगल में बैठी हुई है। विजय ने अपनी गाड़ी चला दी। रास्ते में विजय ने कई बार उस लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने विजय की कोई बात का जवाब नहीं दिया। वह लड़की दूसरी तरफ बाहर की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह जैसे किसी गहरी सोच में थी। यह देखकर विजय बोला, माफ करना, लेकिन आप अपना नाम तो बता ही सकती है ना। अब वह लड़की गुस्से में बोली, देखिए, अगर आप चुपचाप गाड़ी चलाते हैं तब तो ठीक है, वरना आप मुझे यहीं पर उतार सकते हैं। यह सुनकर विजय बोला, आप तो गुस्सा हो गई, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। यह कहकर विजय चुप हो गया और फिर उसने उस लड़की से कुछ नहीं पूछा। लेकिन विजय यह देखकर परेशान था कि वह इतनी परेशान और दुखी क्यों है। उस लड़की का दुख उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। शिवपुर गांव अपने पास शिवपुर गांव आने पर पुलिस चौकी से कुछ ही कदम दूरी पर उस लड़की ने विजय से गाड़ी रोकने के लिए कहा। विजय ने अपनी गाड़ी रोक दी। वह लड़की गाड़ी से उतरी और अपना सामान पकड़ा और उसके हाथ में कुछ दवाइयां, फल और कुछ घर का सामान था।
उस लड़की ने विजय की तरफ देखा और कहा कि शुक्रिया। ये कहकर आगे और बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ गए। विजय वहीं अपनी गाड़ी में बैठे बैठे मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखता रहा, जब तक वह उसकी आंखों से ओझल ना हो गई हो। उसके जाने के बाद विजय पुलिस चौकी आ गया। अब विजय रोज सुबह शाम जब भी उस पहाड़ी पर जाता, तो जब उसे वह लड़की मिलती, तब विजय उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन वह लड़की उसे बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती। विजय ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने कभी भी उससे थोड़ा बहुत भी बात नहीं की। एक दिन विजय जब उससे बात करना चाह रहा था, तो वह लड़की गुस्से में बोली, क्यों आप मेरे पीछे पड़े हो? क्यों आप मेरा पीछा करे हो? जब से आपके साथ में शहर से आई हूँ, देख रही हूँ कि आप रोज मेरा पीछा करती हो। क्या चाहते हो आप? मुझसे बताओ। यह सुनकर विजय कहता है, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। सच तो यह है कि जब से आपको देखा है, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ और बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा के लिए आपको अपना बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर वह लड़की गुस्से में बोलती है, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, मैं आपसे भगवान के लिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। पहले ही मेरी जिंदगी में कम दुख नहीं है जो आप मेरे दर्द को और बढ़ाना चाहते हो। अगर किसी ने आपको मेरे साथ देख लिया, तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरी और मेरी दादी की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। यह कहते हुए उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वह बहाकर गुस्से में चली गई। यह सुनकर विजय भी बहुत दुखी हो जाता है और वापस आ जाता है और सोचता है कि यह ऐसा क्यों बोल रही थी, क्या परेशानी है इसे, क्यों मुझसे इतना दूर भागती है। जरूर कोई ना कोई ऐसी बात है जो किसी को बताना नहीं चाहती। जब तक मैं सच्चाई का पता नहीं लगा लेता, तब तक मैं कभी भी उसके पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसकी वजह से उसे परेशानी होती होती है तो मैं उसे मन ही मन बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन वह मुझसे बात नहीं करना चाहती। यह सोचकर विजय परेशान हो जाता है। अब विजय उस तरफ नहीं जाता है। इसी तरह से उसे 2 दिन हो जाते हैं। एक दिन राम बाबू विजय से कहता है कि साहब, आप एक बात पूछो, अगर आप बुरा ना मानो तो। यह सुनकर विजय कहता है, हाँ राम बाबूजी, बोलिए, क्या बात है? भला किसी बात का गुस्सा क्यों माने? यह सुनकर राम बाबू कहता है, साहब, आप सुबह शाम पहाड़ी की तरफ टहलने जाते हैं ना? यह सुनकर विजय कुछ सोच कर कहता है, हाँ जाता था, लेकिन अब नहीं। तब राम बाबू कहता है, साहब, मेरा गांव और शिवपुर गांव के बीच में थोड़ी सी दूरी है और उस पहाड़ी के उस तरफ मेरा गांव पड़ता है। एक दिन आपको उस पहाड़ी के पास उस हत्यारिन से बात करते हुए हमारे गांव के एक आदमी ने देख लिया और मुझे जाकर बताया कि आपके थाने का नया इंस्पेक्टर हत्यारन से रोज मिलता है। यह सुनकर विजय हैरान हो जाता है और पूछता है, कौन हत्यारन? तब राम बाबू कहता है, वही साहब, जिससे आप रोज मिलने उस पहाड़ी के पास जाते हो। मेरे गांव के उस आदमी ने बताया कि आपको उसने कई बार उसे हत्यारन के आसपास देखा है साहब। तब विजय कहता है, साफ साफ कहो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब राम बाबू कहता है कि आप किसी लड़की को पहाड़ी के पास मिले थे या नहीं? यह सुनकर विजय को सोचते हुए कहता है, हाँ। तब राम बाबू कहता है, मैं वही उसी लड़की की बात कर रहा हूँ जिसकी उम्र यही 24-25 के आसपास है। देखने में भी काफी खूबसूरत है, लेकिन साहब, गांव के लोगों को कहना है कि वह काफी मनहूस और डायन है। आसपास के सारे गांव डरते हैं उससे। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर किसी गर्भवती औरत पर उसकी नजर पड़ जाए, तो पेट में ही उसका बच्चा मर जाता है और ना जाने कितने मासूम बच्चों की जान ले चुकी है। वह कोई भी उसे देखना नहीं चाहता, इसलिए शिवपुर गांव में उसे सब लोगों ने निकाल दिया। इसलिए वह पहाड़ी और जंगल के बीच के वीराने में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती है, ताकि भूलकर कोई भी उसकी सूरत ना देखे। साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी उससे कभी ना मिले, क्योंकि अगर आसपास के गांव में से किसी ने भी आपको उसके साथ देख लिया और पहचान लिया, तो आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यह सुनकर विजय को काफी हैरानी होती है और वह पूछता है, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो राम बाबू? ऐसे कैसे तुम किसी लड़की के बारे में ऐसे उल्टा सीधा बोल सकते हो? यह सुनकर राम बाबू कहता है,
नहीं साहब, मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कह रहा। मैं तो वही कह रहा हूँ जो आसपास और शिवपुर गांव के लोग उस लड़की के बारे में कहते हैं। लोगों का कहना है कि वह लड़की महाडायन है। गांव के कई लोगों पर तो उसने जानलेवा हमला भी किया है। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है। कई गांव की औरतों के बच्चों को उसने पेट में ही मार दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी सौतेली माँ का भी खून कर दिया। उस लड़की के बारे में लोगों का कहना है कि हर अमावस्या की रात को उल्टे सीधे तंत्र मंत्रों के साथ कोई काली शक्ति की पूजा करती है। गांव के आसपास के गांव के लोग उसे खूबसूरत हत्यारन के नाम से जानते हैं। जितनी वह खूबसूरत है उतनी ही काली उसकी नजर है। तभी राम बाबू के फोन की घंटी बजती है और वह कहता है, साहब मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो वहां से जाता है। राम बाबू की बात सुनकर विजय काफी हैरान और परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सब लोग आखिर में उस लड़की के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। विजय को राम बाबू की किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह तो अब यही सोच रहा था कि कैसे भी करके उस लड़की से मिले और जाने की आखिर में लोग उसके बारे में ऐसा उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं। विजय का अब किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। शाम होते ही विजय उस पहाड़ी की तरफ गया। उसने काफी इंतजार किया लेकिन वो लड़की नहीं आई। विजय को तो यह भी पता नहीं था कि वह लड़की आखिर में रहती कहाँ है, उसका निश्चय ठिकाना कहाँ पर है। उसने पहाड़ी के इधर उधर देखा लेकिन उसे कहीं भी उस लड़की का घर दिखाई नहीं दिया। थक हार कर विजय वापस आ गया। रात को विजय ने ठीक से खाना भी नहीं खाया और सारी रात में इसी सोच में डूबा रहा। उसे बार बार उस लड़की की मासूमियत, उसकी आंखों में, चेहरे पर झलकता दर्द याद आ रहा था। वह सोच रहा था जरूर कोई न कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वह इतना परेशान रहती है। क्यों लोग उसके बारे में इतना सब कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। क्यों वह अकेले वीराने में घुट घुट कर जी रही है। चाहे जो भी हो जाए लेकिन मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा। इसी अधेड़ बूंद में भी उसकी आंखें लग जाती है। दूसरे दिन विजय जब पहाड़ी की तरफ गया और उस लड़की के आने का इंतजार करने लगा, तभी कुछ देर के बाद उसे वह लड़की स्नान कर वापस अपने घर की तरफ जाती हुई मिली। तो विजय ने जाकर उसका रास्ता रोक लिया। इस तरह अपना रास्ता रोकते देखकर वह लड़की गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है, तुम मेरा रास्ता क्यों रोके जा रहे हो, जाने दो मुझे। तो विनय बोला कि देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह सुनकर वह लड़की बोली, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। तब विजय बोला, तुम चाहे मुझसे बात करो मत, लेकिन मैं जो तुमसे पूछता हूँ उसका जवाब देना। मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो, तुम कुछ गलत कर ही नहीं सकती। लोग चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मैं उन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। यह सुनकर वह लड़की गुस्से में कह दिया, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं निर्दोष हूँ। ना तुम मुझे जानते हो, ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ। यह सुनकर विजय कहता है, चाहे हम दोनों एक दूसरे के बारे में कम जानते हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं कह सकता हूँ कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। यह सुनकर वह लड़की कहती है, अच्छा, चेहरे पढ़ने का बड़ा शौक है आपको। लोगों से तो आपने मेरे बारे में सुन लिया होगा, इसलिए अब आपकी मेहरबानी है कि आप रास्ता छोड़ दीजिए। और हाँ, आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। ये कहकर वह लड़की जाने लगी तो विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर वह लड़की गुस्से में विजय की तरफ देखने लगती है। तो विजय कहता है, माफ करना, लेकिन एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते हर घटना के बारे में जानना मेरा फर्ज है। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर में मामला क्या है। देखिए, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको इंसाफ दिला के रहूंगा। यह सुनकर वह लड़की गुस्से में कहती है, लेकिन मुझे किसी भी घटना के बारे में कोई बात नहीं करनी। तब विजय उस लड़की के सामने आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है,
कि मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकता। चाहे तुम मेरी सूरत देखना ना चाहो, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर साफ बता सकता हूँ कि तुम कितनी मासूम और निर्दोष हो। तुम्हारे चेहरे के पीछे छुपे दर्द को मैं भली भांति पढ़ सकता हूँ और तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इंसाफ दिला के रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तब यह सुनकर लड़की की आंखों में जैसे आंसू आने वाले थे, लेकिन फिर उसने अपने आप को काबू में किया और बनावटी गुस्से में बोली, छोड़ो मेरा रास्ता। यह कहकर वह चली जाती है। विजय वहीं खड़ा रहकर उसे जाते हुए देखता रहता है। फिर सोचता है कि इससे तो वह अपने बारे में कुछ नहीं बताएगी, उसे कुछ करना होगा। मुझे जानना होगा कि आखिर में क्यों इतना परेशान रहती है, क्यों लोग उसके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। यह सोचते हुए वह वापस थाने आ गया और अपने काम में लग गया। शाम को लगभग 6 बजे के आसपास राम बाबू जो अपने घर गया हुआ था, वह भागता हुआ वापस आया। उसे आया देखकर और घबराया देखकर विजय बोला, क्या हुआ राम बाबू, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? और आप तो अपने घर गए थे ना, तो फिर वापस कैसे आ गए? यह सुनकर राम बाबू बोला, साहब, जब मैं घर वापस जा रहा था तो मुझे। यह सुनकर विजय ने कहा, हाँ घबराओ मत, बताओ। तब राम बाबू ने कहा, साहब, शिवपुर के लोग उस हत्यारन को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। यह सुनकर विजय हैरान और परेशान होते हुए कहता है, क्या? तब राम बाबू कहता है, हाँ साहब, आज अभी कुछ देर पहले मैंने शिवपुर गांव के लोगों को हाथ में हथियार और मसाले लेकर उस हत्यारन को मारने के लिए पहाड़ी की तरफ जाते देखा है। साहब, मुझे बस इतना पता चला है कि आज उस हत्यारन की नजर किसी गर्भवती औरत पर पड़ी, जिससे उसका बच्चा खत्म हो गया। और वह गर्भवती औरत और कोई नहीं, मधुर स्वर के बेटे की पत्नी गंगा थी। गंगा के पेट में बच्चे की मौत हो जाने से सारा गांव गुस्से में है। मधुस्वर तो इतने गुस्से में है कि वह अब हत्यारन को मारने पर उतारू हो गया है और उसके कहने पर गांव के लोग अपने अपने हाथों में हथियार और आग के मसाले लेकर उस हत्यारन को मारने पहाड़ी की तरफ गए हैं, जिससे वे हमेशा के लिए उसे हत्यारन से छुटकारा पा सके। यह सुनकर विजय काफी घबरा गया और तुरंत ही सभी को उस पहाड़ी की तरफ चलने का आदेश दिया और खुद भी उस पहाड़ी की तरफ चल दिया। वे लोग भागते हुए उस पहाड़ी की तरफ चले गए। विजय को अब उस लड़की की चिंता खाई जा रही थी। वह मन ही मन भगवान से उसकी सही सलामत होने की प्रार्थना कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। कुछ ही देर में उसे गांव की वह भीड़ दिखाई दी। गांव के लोग हाथ में हथियार और मसाले लेकर आखिर में उस लड़की के ठिकाने पर पहुंच ही गए। जैसे उस लड़की ने झोंपड़ी से बाहर निकलकर गांव के लोगों को अपनी तरफ आते देखा, तो वह घबरा गई। वह और उसकी दादी वहां से भाग पाते उससे पहले ही गांव के लोगों ने आकर उन्हें घेर लिया। वे लोग अब उसे गाली गलौज करने लगे। यह देखकर वह लड़की और उसकी दादी दोनों ही डर के मारे कांपने लगी। फिर वह लड़की हाथ जोड़कर बोलने लगी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, फिर आप सब हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे हत्यारिन, आखिर में कब तक तो यूं ही मासूम बच्चों की जान लेती रहेगी? तब गांव के सरपंच मधुर स्वर बोले, "अ- अरे हत्यारन, हमारे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो जो तूने मेरी गंगा बहू के कोख में आज उसके बच्चे को मार डाला। यह सुनकर वह लड़की रोते हुए बोली, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन सब लोग उसे मारने के लिए चिल्ला रहे थे। यह देखकर लड़की और उसकी दादी दोनों ही डर के अब दोनों दादी पोती डर की वजह से एक दूसरे से लिपट गई थी। तब उसकी दादी भी सब लोगों से हाथ जोड़कर उन्हें छोड़ देने की बात कर रही थी, लेकिन भीड़ में तो जैसे जुनून सवार था। तभी एक व्यक्ति बोला, अरे भाई,
देखते क्या हो, जला डालो इस हत्यारन को, जिससे हमें और गांव वालों को इस हत्यारन से मुक्ति मिले। आखिर कब तक हम यूं ही अपने मासूम बच्चों को इस हत्यारन के कारण खोते रहेंगे? यह सुनकर और लोग गुस्से में बोले, हाँ भाई, जला डालो इस हत्यारन को। वे लोग हाथ में मसाले लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगे, तब वह लड़की डर के कारण अपनी दादी को साथ लेकर पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। जैसे वे लोग आग लगाने लगे, अचानक उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी। सब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो विजय अपने पुलिस कर्मियों के साथ खड़ा हुआ था। विजय ने सबकी तरफ अपनी बंदूक करते हुए कहा, खबरदार, जो किसी ने भी आगे बढ़ने की या उस लड़की को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो। यह सुनकर गांव का सरपंच मधुर स्वर बोला, ये सब ये सब इंस्पेक्टर का ये इंस्पेक्टर का ही इस हत्यारन से कोई चक्कर बताया। मैंने सुना है। तभी उसके साथ एक चमचा बोला कि सरपंच जी कह रहे हैं कि इस इंस्पेक्टर का ही इससे कोई चक्कर है। ऐसा सरपंच जी ने सुना है। यह सुनकर गांव के लोग विजय से कहने लगे, अरे दरोगा साहब, आप इस मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा है। यह हमारे गांव का मसला है। और हाँ, हमने भी सुना है कि आपका इस हत्यारन से कोई नाजायज रिश्ता है। यह सुनकर विजय गुस्से में बोला, खबरदार, जो किसी ने एक लफ्ज और निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर एक आदमी बोला, अरे भाइयों, इस सब इंस्पेक्टर से बहस करने का क्या फायदा? इस हत्यारन को नहीं छोड़ना, समझे ना आप सब। यह सुनकर जैसे ही भीड़ आगे बढ़ी तो विजय भागकर उस लड़की के सामने हो गया। विजय को अपने सामने खड़ा हो देखकर लड़की अपनी दादी से लिपट गई और विजय के पीछे आकर छुप गए। तब विजय ने कहा कि खबरदार, जो किसी ने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो। तब एक आदमी बोला, साहब, यह हमारा गांव का मामला है, आप इसमें ना पड़ो तो ही अच्छा है। आप तो शहर के हो ना, इसलिए आप अभी आए हो। आपको क्या पता कि इस हत्यारन के बारे में बड़ी मनहूस और महाडायन है। जिस पर भी इसकी नजर पड़ जाती है, आखिर में उसकी जान ले लेती है। जन्म देते ही अपनी माँ को खा गई, अरे शादी से पहले अपने दूल्हे को खा गई, और तो और फिर अपने बाप को भी नहीं बख्शा, और अंतिम में अपनी सौतेली माँ का अपने हाथों से ही खून कर दिया। और गांव के कुछ लड़कों को जान से मारने की कोशिश की। वह तो भगवान का भला करे जो उनकी जान बच गई, और न जाने कितनी औरतों के कोख में ही बच्चों को मार डाला। हाँ, इसे हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर वे लोग गुस्से में चिल्लाने लगे। तब विजय बोला, अगर किसी की हिम्मत है तो सामने आकर बताओ, मैं गोली उसके सीने से आर पार कर दूंगा। यह सुनकर वे लोग थोड़ा डर गए थे और थोड़ा पीछे खिसक गए। तब विजय बोला, क्या सच है और क्या गलत, इसका फैसला लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अब मैं कानून के हिसाब से इस मामले की अच्छे से छानबीन करूंगा। मैं आप सबको विश्वास दिला के रहूंगा कि जो भी अपराधी है उसे आप सबकी नजरों के सामने लाकर रहूंगा। इसलिए अच्छा यही है कि आप लोग वापस चले जाइए। तब मधुर स्वर बोला, भाइयों, तब मधुर स्वर बोला, भाइयों, यह दरोगा हमें अपना काम नहीं करने देगा। इससे पहले कि सरपंच का चमचा बोलता, तब सब इंस्पेक्टर विजय बोल पड़ा, इसके कहने का मतलब है कि मैं तुम लोगों को अपना काम नहीं करने दूंगा। तो आ ही गया होगा आप लोगों के समझ में, तो अब चले जाओ यहाँ से। यह कहते हुए पूरे भीड़ गुस्से में विजय की तरफ देखते हुए वहां से चली गई। वह लड़की काफी डर चुकी थी और उसकी दादी भी काफी डरी हुई थी। उसकी दादी रोते हुए बोली कि बेटा, आज तुमने हमारी जान बचा ली। तब वह लड़की अपनी दादी को भीतर झोंपड़ी में लेटते हुए बोली कि दादी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए आप आराम करो। यह कहकर उसने दादी को लिटा लिया। वह डर से कांप रही थी। तब विजय ने अपने पुलिस कर्मियों से कहा कि तुम लोग वापस पुलिस चौकी लौट जाओ। मैं सारी रात यहीं पर रहूंगा, क्योंकि गांव के लोग काफी गुस्से में हैं और वह रात में से चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेडी कांस्टेबल है तो, इसलिए कोई लेडी कांस्टेबल तो है नहीं, इसलिए मेरा रुकना यहाँ जरूरी है। मैं यहाँ झोंपड़ी के बाहर पहरा दूंगा। यह सुनकर श्याम और विनय ने कहा, साहब, हम भी आपके साथ रुक जाते हैं। तब विजय ने कहा, नहीं नहीं, तुम जाकर आराम करो। आखिर
कल दिन में भी तो तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी है। यहाँ की तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। यह सुनकर सभी पुलिसकर्मी वापस अपनी चौकी लौट गए। तब विजय ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, आप निश्चित होकर अंदर अपनी दादी के साथ सो जाइए। मैं यहाँ बाहर पहरा दे रहा हूँ। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और विजय वहीं पहरा देने लगा। वह वहीं एक पत्थर पर बैठकर रखवाली करने लगा। तभी अचानक वह लड़की आई और पीछे से उसने विजय के कंधे पर हाथ रखा। अपने कंधे पर किसी का स्पर्श पाते ही विजय ने जैसे मुड़कर देखा तो वह लड़की नजरें झुकाए रो रही थी। उसे रोते हुए देखकर विजय ने कहा कि आप रो क्यों रही हो? अब सब कुछ ठीक है ना? मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह लोग कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते और मैं तुम्हें इंसाफ दिला के रहूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें यह बताना होगा कि आखिर में मामला क्या है। यह सुनकर वह लड़की अपने आंसू पहुंचे और किसी गहरी सोच में डूबते हुए बोली, साहब, मामले को जानकर क्या करोगे? गरीबों का खुदा के सिवाय और कोई नहीं होता। शायद शायद खुदा की अदालत में ही उसका फैसला होता है। यह सुनकर विजय बोला, देखो, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। बताओ मुझे आखिर में बात क्या है? यह सुनकर उस लड़की ने विजय की तरफ देखा और कहा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आज आपने मेरी और मेरी दादी की जान बचाकर हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया। यह सुनकर विजय ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, यह तो मेरा फर्ज था। तब वह लड़की बोली कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। यह सुनकर वह अपने अतीत में खो गई और अपने बारे में बताने लगी। आखिर वो लड़की विजय को क्या बताएगी? ये जानने के लिए कहानी का दूसरा पार्ट जरूर देखना। और आज का लाइक टारगेट है 100 और पूरा कर देना। धन्यवाद।